वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल द कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन। यू विल बी एबल टू रिकॉल द कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन विद इमीटर रेजिस्टेंस। कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कलेक्टर से बेस के बीच में एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर टू बेस बायस फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो इस्तेमाल हुआ था वो इसलिए हुआ था कि हम फिक्स बायस से सही स्टेबिलिटी नहीं पा रहे थे। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो मॉडिफिकेशन में लोग साइंटिस्ट ने मॉडिफिकेशन में ये किया कि कलेक्टर से बेस के बीच में एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दिया और उससे उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो गई। यानी कि कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज होता है, यानी कि क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जामिनेशन में कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन से आपसे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि इसका क्यू पॉइंट कहां पर लाई करेगा, डीसी लोड लाइन ड्रॉ करके आपको वो सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपसे शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट बाइसिंग है जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी और क्यू पॉइंट, वीसीसी वोल्टेज, आईसी करंट, इन सारी चीजों को इंप्रूव करते हैं। और वो कैसे करते हैं हम इसको जानेंगे अपने इस लर्निंग आउटकम में। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस वाज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन। सो इन दिस बायस कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो यहां पर हमने कलेक्टर और बेस के बीच में एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसको हम लोग आरबी रेजिस्टेंस बोलते हैं। बाकी C1 और C2 हमारे कपलिंग कैपेसिटर्स है जो कि इनपुट की स्टेजेस को कपल करते हैं। यहाँ पर हमको बाईपास कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई आरई रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा है, इसलिए सीधे सीधे ये शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने बाईपास कैपेसिटर नहीं यूज किया है। तो सिंपल सी बात है, अगर इस फिगर को आप देखो तो थोड़ा सा बदलाव है इस फिगर में। यहाँ पर हमने एक फीडबैक रेजिस्टेंस है, there is a feedback resistance, there is a feedback resistance between base to collector. So if we will talk about the currents, we will talk about the currents in this figure. This will be your base current and this will be your IC current, collector current. तो सबसे पहले अगर हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं तो अगर आप इसका एनालिसिस शुरू करोगे तो आप क्या करोगे? एनालिसिस में आप सबसे पहले कैपेसिटर और इनपुट सिग्नल को डीएक्टिवेट करोगे। तो फॉर द डीसी एनालिसिस V input is equals to 0 and all the capacitors C1 and C2 is open circuited. हम इन दोनों को ओपन सर्किट करते हैं। तो अगर हम इसको ओपन सर्किट करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास फिगर बचेगी उस फिगर में, सो इफ यू विल ओपन सर्किट द इनपुट वोल्टेज एंड ऑल द कैपेसिटर, दिस विल बी द फिगर दैट यू विल फाउंड। तो यहाँ पर देखिए VB VCE है, हम चाहें तो इस VCC को भी थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इस VCC को थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो वी कैन कनेक्ट this is your VCC battery. So there is the base terminal having base current, collector has having collector current and emitter is having emitter current. तो अगर हम इस पॉइंट पर कोई करंट मानते हैं I, तो अगर उस करंट को आप देखो तो दिस करंट इज नथिंग बट द सम ऑफ दिस नोड, इस नोड पर आने वाले करंट का सम है, दैट इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। तो आप इसको लिख सकते हो IB प्लस IC करंट। यही IB प्लस IC इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अगेन IE, दैट विल बी रिटन एज
इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, वो आई करंट के बराबर होगा। तो अगर आप देखो तो यही आई करंट हमारा फीडबैक हो रहा है, इस जगह पर हमारा जा रहा है, और इसी आई करंट को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एंड देन अगेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस आई। दिस इज द करंट दैट इज मूविंग इन द लूप। तो अगर आप यहाँ लूप्स देखो तो कई लूप बन रही है, एक तो लूप हमारी इनर लूप बन रही है और एक लूप हमारी आउटर लूप बन रही है। तो इफ यू विल सी, there is the loop that is the outer loop. You can say this is the outer loop. Outer loop, and this is your inner loop. This is second one. ठीक, तो अगर हम इसमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करने लगे तो कौन कौन से पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो सबसे पहला पैरामीटर हम जो कैलकुलेट करते हैं, नंबर 1 इज द बेस करंट। IB इज व्हाट, तो आप लिखोगे KVL इन आउटर लूप। दैट इज 1। तो आउटर लूप में अगर हम KVL लिखे तो क्या लिखेंगे, प्लस VCC minus, this will be positive and this will be negative. So you will write this will be again positive and this will be again. So अगर आप इसमें KVL लिखोगे तो क्या लिखोगे, minus I into RC. So this will be minus I into RC. Then minus IB into RB and minus VB equals to 0. So then this IE is written as IC plus IB, that is RC minus IB into RB minus VB equals to 0. So if you will calculate this IB value, आपको क्या मिलेगा, this will be beta plus 1 IB. You will get VCC minus VBE equals to IB common. This is RB plus RC into beta plus 1. This is the value of your IB. Now for IB, you can write it IB equals to VCC minus VBE upon RB RC into beta plus 1. ये वैल्यू हमको मिलती है IB की। So this is the base current that you are getting. This is the base current that you have found. Now the second parameter, that is for IC. For IC you can write it IC equals to beta IB. So this will be beta to VCC minus VBE upon RB RC plus beta plus 1. तो ये हमारी वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस बीटा को कैंसिल आउट होना चाहिए, क्योंकि बीटा अगर आपका हटेगा नहीं तो पुअर स्टेबल हो जाएगा। कलेक्टर करंट बीटा पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सो फॉर फाइंडिंग द स्टेबिलिटी कंडीशन, फॉर फाइंडिंग गुड स्टेबिलिटी, जो हम कंडीशन पुट करते हैं उसमें हम लिखते हैं RC बीटा प्लस 1 ज्यादा होना चाहिए हमारे बेस रेजिस्टेंस से। बेस रेजिस्टेंस से आप इस वैल्यू को काफी ज्यादा रखोगे। जब आप इसको ज्यादा रखोगे तो सिंपल आप लिखोगे IC इक्वल्स टू व्हाट, IC इक्वल्स टू, अगर बीटा हमको कैंसिल करना है, सो दिस विल बी VCC माइनस VBE अपॉन RC। इस पर ये पैरामीटर पर ये डिपेंड करना चाहिए। तो एज यू इंक्रीज दिस वैल्यू ऑफ RC, जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना हमारा IC कम होता जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हमको बीटा प्लस 1 में RC की वैल्यू को इंप्रूव करना है।
So for improving this RC value, this condition, that is RC into beta plus 1 shall be greater than your base resistance. तो अगर हम इसको ज्यादा करेंगे तभी ये पैरामीटर्स हमारा बढ़ेगा, तभी हम इस बीटा को कैंसिल आउट कर सकेंगे. फॉर फाइंडिंग दिस स्टेबल कंडीशन ये हम कंडीशन पुट करते हैं. बट फॉर कैलकुलेटिंग हम ये कोई जरूरी नहीं है हम सीधे IC इक्वल्स टू बीटा IB इस पैरामीटर से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप पैरामीटर्स पुट करोगे, जब रेजिस्टेंस की वैल्यूज पुट करोगे बनाते वक्त, मतलब हम डिवाइस को जब बनाएंगे तब हम उसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं. सो नाउ फॉर VC KVL in the inner loop. तो KVL अगर हम इनर लूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे VCC माइनस I इंटू RC. See the figure. VCC minus I into RC minus VCE equals to 0. This is the value. VCC minus I into RC minus VCE equals to 0. Now we will write VCE equals to VCC minus I into RC. This I is written as IC plus IB into RC. So this is almost equals to what? This is equals to IE, that is equals to IC. So you can write it, this is approximately equals to. You can write it VCE equals to VCC minus IC into RC. So this is the equation when you will find this VC. So इसकी खासियत ये होती है, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि it has better stabilization. It has better stabilization. It has better Q point than another बाकी सारी चीजों से, बाकी कॉन्फ़िगरेशन से इसका बेटर होता है स्टेबलाइजेशन और Q point, and it is good temperature stability. Good temperature stability. ये सारे पैरामीटर्स इसके इम्प्रूव्ड होते हैं इसकी वजह से. बट द डिसएडवांटेजेस बीटा प्लस 1 RC की वैल्यू को हमको ज्यादा करना होता है बेस रेजिस्टेंस. दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर कलेक्ट this kind of configuration. Now the last factor is the stability factor. We can calculate this is beta plus 1 minus beta delta IB upon delta IC. So from the configuration of IB, from outer loop, VCC minus IC plus IB to RC minus IB into RB minus VB equals to 0. So अगर हम डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी. This term will be 0. This term will be 1. This will be delta IB upon delta IC. This will be delta IB upon delta IC, and this will be 0. So you will get the value that is minus RC minus RC delta IB upon delta IC RB delta IB upon delta IC equals to 0. So you will get this RB plus RC. So your delta IB upon delta IC
equals to minus RC plus RB, the value of your change in base current. So now the stability factor S is equal to beta plus 1 plus 1 plus beta RC divided by RB plus RC. This will be the stability factor. So ये आप stability factor इसमें calculate करेंगे. So this is the value that depends upon RC यानी collector resistance और RB की value को पर depend करता है. ये फैक्टर जितना बढ़ेगा उतनी हमारी स्टेबिलिटी पुअर होती जाएगी और ये फैक्टर जितना घटेगा उतनी हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि आप ज़्यादा मोर स्टेबल पे जाओगे. सो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएं, यानी कि इस फैक्टर को अगर हम बढ़ाते हैं तो 1 बीटा के आगे नेग्लेक्टेड है तो बीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, सारी की सारी चीज़ें हमारी किस पर डिपेंड करेंगी. सपोज योर बीटा इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, ठीक है. और अगर ये फैक्टर भी हमने बहुत ज़्यादा ले लिया तो आप लिख सकते हो कि दिस बीटा अपॉन बीटा इंटू RC प्लस RB प्लस RC, बीटा बीटा विल बी कैंसिल आउट. तो सारी चीज़ें डिपेंडेंट किस पे हो जाएंगी, रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो जाएंगी. सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर ये चीज़ डिपेंड करती है स्टेबिलिटी फैक्टर. स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. जो पैरामीटर्स हमको चाहिए हम उसको उसके अकॉर्डिंग वेरिएट कर सकते हैं. सो दिस वाज द ऑल अबाउट of collector to base bias configuration. So students, we have achieved our first learning outcome, that is collector to base bias configuration. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.